हेलो गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज के सेशन में हम लोगों ने जो पीसीएस एग्जामिनेशन में पिछले 4 साल 2013, 15, 18 और 20 में जो पेपर हुआ था उसमें जो ज्योग्राफी डोमेन के प्रीलिम्स में सवाल आए थे उनको डिस्कस करेंगे। सवाल डिस्कस करने का ऑब्जेक्टिव है सो दैट यू कैन गेट अ फेयर आइडिया कि कौन से डोमेन से। देखो, कोई भी एग्जामिनेशन है वो स्ट्रेटेजिकली निकलता है, केवल किताबें पढ़ लेने से, रट्टा मारने से एग्जाम नहीं निकलता। सिविल स्टेप यूपीएससी और हिमाचल के डोमेन में बहुत एक्टिव था पिछले 4 सालों में। 2021 के अंदर पोस्ट कोरोना टाइम में हम लोगों ने अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट को स्टार्ट किया और तब से हिमाचल के अंदर हम डोमिनेट करते हैं इन टर्म्स ऑफ रिजल्ट। 70% से ज्यादा रिजल्ट हिमाचल में अकेला हमारा रहता है। 70% बहुत बड़ा नंबर होता है परसेंटेज वाइज अगर रिजल्ट प्रोड्यूस करने। हम ये पंजाब में भी कर सकते थे, लेकिन पंजाब में सन 2020 के बाद पेपर ही नहीं निकला। इस बार पेपर निकला और इस बार देखना सिविल स्टेप में फिर से पंजाब के अंदर का 322 वैकेंसी, तो कम से कम 100 से 150 वैकेंसी, 100 से 150 सीट सिविल स्टेप के स्टूडेंट ही निकालेंगे। इस लेवल से हम आपको प्रिपेयर कराएंगे। तो कोई भी एग्जामिनेशन निकालने का एक ट्रिक है। ट्रिक का मतलब क्या है कि देयर आर सेट ऑफ स्ट्रेटजीज व्हिच आर सपोज्ड टू बी एग्जीक्यूटेड। अगर उसके हिसाब से आप तैयारी करोगे तो जरूर रिजल्ट निकलता है सिविल सर्विसेज में। रैंडम पढ़ने से, रैंडम टॉपिक पढ़ने से नहीं निकलता। और ये बात मिथ्या है, असत्य है कि यूपीएससी की तैयारी कर लो पीसीएस निकल जाएगा। नहीं निकला। कितने हिमाचल पंजाब के अंदर हर साल 1000 बच्चा तो यूपीएससी की तैयारी करता होगा और पिछले 5 साल में 5000 बच्चे ने यूपीएससी की तैयारी करी है। और उन बच्चों का भी पीसीएस निकला है, पहले भी निकला है, जिन्होंने यूपीएससी की तैयारी उतनी अच्छे से नहीं करी थी, पीसीएस की करी और उसके हिसाब से अपनी स्ट्रेटेजी को मोल्ड किया और पेपर निकल गया। अगर हम अपनी स्ट्रेटेजी को पीसीएस के हिसाब से मोल्ड करेंगे तो आपका पेपर जल्दी निकलेगा। जैसे मोल्ड करने का क्या मतलब है, आप हमेशा देखो पिछले 4 साल में ट्रेंड क्या है किसी भी सब्जेक्ट में क्वेश्चन का, कौन से फोकस एरियाज हैं, किन में ज्यादा फोकस किया जा रहा है, उतने पढ़ के जाओ, उनको डिटेल में पढ़ के जाओ, वहीं से पेपर निकल जाता है। आपको पूरा सागर जैसा सिलेबस पढ़ने की जरूरत नहीं है, पढ़ना है लेकिन हर जगह आपको उतनी डेप्थ नहीं डालनी। कुछ एरियाज हैं जो पता है कि यहां से ज्यादा क्वेश्चन आएंगे, उनको ज्यादा गहराई में पढ़ो, ज्यादा अच्छे से पढ़ो और आपका पेपर क्लियर होता है। तो हमें थोड़ी सी अपनी स्ट्रेटेजी को मोल्ड करना पड़ता है पीसीएस लेवल पे। सेम गोज फॉर मेंस एग्जामिनेशन। तो इसलिए पीसीएस निकालना मेंस इजी है क्योंकि ऑप्शनल नहीं है। जीएस पढ़ना है और यूपीएससी जितनी डेप्थ नहीं है जीएस के अंदर, 2020 का पेपर उठा के देख लो, उतना यूपीएससी जैसी डेप्थ नहीं है। तो उसी को अगर हम लोग मोल्ड करके अच्छे से केटर करके तो पीसीएस निकलता है। और हमारे पहले भी बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिन्होंने पहले पहले अटेम्प्ट में पीसीएस को क्वालिफाई किया है। आप भी कर सकते हो, बस आपने उस तरीके से तैयार करना है जिससे हम लोग बता रहे। तो ऐसा नहीं है कि कहीं पे आपको पैसा देके ही वो सारी चीज मिले। हिमाचल के अंदर भी सिविल स्टेप ने पहले भी फ्री ऑफ कॉस्ट इस तरह के सेशंस चलाए थे जिनसे हमारे बहुत ही बढ़िया रिजल्ट्स आए हैं। लास्ट ईयर ईपीएफओ का भी रिजल्ट आउट हुआ 3 दिन पहले। हमने फ्री ऑफ कॉस्ट पिछले साल यूट्यूब के ऊपर 1 मार्च से लेकर 3 महीने का एक ईपीएफओ का फ्री कोर्स चलाया था जिसको 1.5 लाख बच्चों ने देखा था उस कोर्स को। और उसमें से मैक्सिमम अभी रिजल्ट आ गया परसों, मैक्सिमम सिलेक्शन सिविल स्टेप के आए हैं पैन इंडिया लेवल पे। तो उसी लेवल की फैकल्टी, उसी लेवल को हम रेप्लिकेट करेंगे पंजाब के अंदर सो दैट यू कैन गेट अ फेयर आइडिया कि भाई पेपर क्लियर करने के लिए किस स्टैंडर्ड पे सब्जेक्ट्स को पढ़ना होता है और किस तरीके से। दोनों डेप्थ इंपॉर्टेंट है कि क्या डेप्थ में पढ़ना है और किस स्ट्रेटेजी से पेपर को क्रैक किया जाता है। तो उसी को हम लोग डिस्कस करेंगे मल्टीपल सेशन में। अलग अलग फैकल्टी जो आपको इस पीसीएस बैच में पढ़ाने वाले हैं वो अपने अपने सब्जेक्ट के पीवाईक्यूज डिस्कस करेंगे 4 साल के। उससे आपको टीचर के कैलिबर का भी पता चलेगा। टोटल 16 टीचर्स हैं हमारे पास जो पीसीएस आपको पढ़ाने वाले। किसी भी एकेडमी में ज्यादा से ज्यादा पैसा जो मांग रहे हैं, किसी भी एकेडमी में देख लेना 16 टीचर की, तो ओवरऑल स्ट्रेंथ भी नहीं है किसी के पास। तो इस पीसीएस बैच में 16 टीचर किसी भी इंस्टीट्यूट के नहीं पढ़ाने वाले, तो वो हम आप लोगों को पढ़ा रहे हैं। बेस्ट ऑफ द चीज आपको मिलेगी। ऐसा मत सोचना कि फ्री है तो कंटेंट में कॉम्प्रोमाइज होगा, डिलीवरी में, सर्विस में कॉम्प्रोमाइज होगा, बिल्कुल नहीं। हमने पहले भी इतने बड़े बड़े बैचेस, पंजाब में तो कितने 40-50 हजार बच्चा देता है पीसीएस एग्जामिनेशन को। हमने लास्ट ईयर ईपीएफओ एग्जामिनेशन को पढ़ाया जिसमें 10 लाख से ज्यादा बच्चों ने पेपर को फिल किया था। तो उसको भी हमने ऐसे फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा के बहुत बेस्ट ऑफ द सर्विस डिलीवरी दी है। रैंक 2, रैंक 4, कितनी ही रैंक उसमें से निकल के आई है। चलिए, बहरहाल ज्योग्राफी की डोमेन में हम लोगों ने देखना है कि किस तरह के सवाल आए थे। उससे पहले देखना जरूरी है कि ज्योग्राफी का सिलेबस पीसीएस ने क्या प्रपोज किया हुआ है। ज्योग्राफी का सिलेबस एनवायरमेंट और ज्योग्राफी के सिलेबस के अंदर डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है पीसीएस ने। जैसे एनवायरमेंटल स्टडीज में डाला हुआ है कॉम्पोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर, सिंपल। क्लाइमेटोलॉजी का छोटा सिस्टम, सोलर सिस्टम, हीट बैलेंस एंड टेम्परेचर। हीट बैलेंस एंड टेम्परेचर जो है क्लाइमेटोलॉजी का पार्ट है, सोलर सिस्टम हमारा सोलर सिस्टम वाला पोर्शन है। एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन एंड वेदर एंड वाटर साइकिल। प्राइमरीली एनवायरमेंटल साइंसेज के अंदर क्लाइमेटोलॉजी का सिलेबस घुसाया हुआ है, ये हम लोग पढ़ के जाएंगे ज्योग्राफी डोमेन से। दूसरा देखिए, अब ग्लोबल लेवल पे, वर्ल्ड लेवल पे और इंडिया लेवल पे पॉपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, डेंसिटी, ग्रोथ, कंपैरिजन, माइग्रेशन, टाइप्स, कॉज, कॉन्सिक्वेंसेज, ह्यूमन सेटलमेंट, वाटर रिसोर्स, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, इंटरनेशनल ट्रेड, ज्योग्राफिकल पर्सपेक्टिव, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, मिनरल एंड एनर्जी, लैंड रिसोर्स एंड एग्रीकल्चर। यही सारा ज्योग्राफी का सिलेबस होता है, हर जगह इन्हीं में से क्वेश्चन आते हैं। और यही हमारे जो हम लोग पीसीएस का बैच, मैंने जो आप लोगों को पढ़ाना है ज्योग्राफी, उसमें यही लेआउट हमारा ज्योग्राफी का रहने वाला है। उसको मैं उस टाइम पे भी डिस्कस करूंगा क्या हमारा इंडेक्स रहने वाला है। देखिए, अभी तक मेरे दृष्टिकोण में अगर ज्योग्राफी को कवर करना है किसी के लिए भी, चाहे वो यूपीएससी है चाहे वो पीसीएस है,
तीन पोर्शन में ज्योग्राफी को डिवाइड कर दो। पहला पोर्शन होता है लोकेशनल ज्योग्राफी। लोकेशनल ज्योग्राफी मींस यूपीएससी में इससे बहुत सारे क्वेश्चन आए और अभी मैं डिस्कस करूंगा पीसीएस 13, 15, 18 और 20 हर साल लोकेशनल ज्योग्राफी से 2 से 3 सवाल आए। सबसे इंपॉर्टेंट एरिया लोकेशनल ज्योग्राफी। इस साल जो हम लोग सेशन लेंगे मैगा मैराथन सीरीज, उसमें मैक्सिमम मेरा फोकस होगा लोकेशनल ज्योग्राफी के ऊपर। उसी में लोकेशनल ज्योग्राफी का मतलब है कि जैसे यूपीएससी ने लास्ट ईयर पूछ लिया कि अफगानिस्तान में तालिबान क्राइसिस चला तो कौन से वो एरियाज हैं अफगानिस्तान के, कौन से बॉर्डरिंग नेशन है। दूसरा यूपीएससी ने लास्ट ईयर के पूछा यूक्रेन पे क्राइसिस चल रहा है तो यूक्रेन के बॉर्डरिंग नेशन। तो जो जो एरियाज इंपॉर्टेंट होते चले जाएंगे इतिहास में। यूपीएससी जैसे इजराइल का इशू चला था, 2 बार यूपीएससी ने इजराइल और उसके बॉर्डरिंग नेशंस पूछे। पंजाब में भी ऐसे सवाल पूछे गए तो उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके अलावा ह्यूमन ज्योग्राफी। ह्यूमन ज्योग्राफी क्या है? रिसोर्सेज, एग्रीकल्चर, वाटर रिसोर्सेज, इंडस्ट्रीज, सेटलमेंट, पॉपुलेशन, इंटरनेशनल ट्रेड, ये सब ह्यूमन ज्योग्राफी के अंतर्गत आता है। ये सब हम यहां पे पढ़ेंगे। फिजिकल ज्योग्राफी। फिजिकल ज्योग्राफी का मतलब जो अभी दिखा है सोलर सिस्टम, क्लाइमेटोलॉजी। यूपीएससी ने आज तक ना तो ओशनोग्राफी से हिमाचल में ना तो ओशनोग्राफी के ऊपर सवाल पूछा है, ना जियोमॉर्फोलॉजी के ऊपर पूछा है। रीजन इज क्योंकि सिलेबस में ही नहीं दिया हुआ। जब सिलेबस में नहीं दिया हुआ तो बहुत लेस पॉसिबिलिटी कि वहां से सवाल पूछा जाएगा। तो हमने पीसीएस की तैयारी वैसे करनी है जैसा प्रपोज सिलेबस है। अनटिल एंड अनलेस कमीशन कोई सिलेबस चेंज नहीं कर देता अभी रिसेंटली, तब तक हम इस सिलेबस के मुताबिक ही तैयारी करेंगे और इन डोमेन पे ज्यादा फोकस करेंगे। मैं आपको अपनी क्लासेस में पढ़ाऊंगा ओशनोग्राफी, जियोमॉर्फोलॉजी, जस्ट फॉर द सेफर साइड कि कहीं जो है पीपीएससी एकदम से जो है सिलेबस को चेंज ना कर दे पंजाब, इसलिए पढ़ा रहे हैं बस। राइट, चलिए अब सबसे पहला सवाल लोकेशनल एस्पेक्ट के अंदर हम लोग घुस रहे हैं और लोकेशनल ज्योग्राफी से पहला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज कालाहारी डेजर्ट लोकेटेड। कालाहारी डेजर्ट जो अफ्रीका का डेजर्ट है, पूछा गया है कि कौन से कंट्री में ये डेजर्ट लोकेटेड है। 3 नेशन के नाम दे रखे, नामीबिया, बोट्सवाना और साउथ अफ्रीका। इन तीनों के नाम दिए और पूछा हुआ है इन तीनों में कहां पे ये डेजर्ट लोकेटेड है। देखिए जल्दी से उत्तर देने का प्रयास, नीचे कमेंट सेक्शन में आप लोग उत्तर दे सकते हैं। देखिए नामीबिया। अच्छा, आपका जो पीसीएस का बैच है 9 तारीख 9 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है। टाइमिंग में अभी एक शॉर्ट वीडियो के तहत बता दूंगा, डिटेल टाइम टेबल के साथ टाइमिंग बताऊंगा कि कौन कौन से लेक्चर रहेंगे। अभी शाम को उसका वीडियो आ जाएगा, उसके तहत आप तैयारी करो, बिल्कुल निश्चिंत रहो। जिन लोगों ने ऑलरेडी तैयारी कर ली है वो क्विक रिवीजन के लिए उसके लिए देखो, जिन्होंने फर्स्ट टाइम तैयारी करी वो देखेंगे नीचे से ऊपर तक सारे स्टैंडर्ड पे हम लोग पढ़ाएंगे, बेसिक टू एडवांस सब चीजें आप लोगों को पढ़ाएंगे, तो निश्चिंत होकर आपने रहना है। तो नामीबिया, बोट्सवाना, साउथ अफ्रीका, ये तीनों ही ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। कालाहारी डेजर्ट इन तीनों नेशन में लोकेटेड है यहां पे। और इसी कालाहारी डेजर्ट की एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन लिख लो, आप लोगों के लिए बता रहा हूं। एक बुशमैन ट्राइब है विच इज द ट्राइब ऑफ कालाहारी डेजर्ट। ये कालाहारी डेजर्ट की एक ट्राइब है। कालाहारी डेजर्ट एक एरिड एंड सेमी एरिड एरिया में डेजर्ट लोकेटेड है। बहुत इम्पोवरिश, हंगर ड्रिवन, हंगर रिडन ये ट्राइब मानी जाती है, बुशमैन ट्राइब। नाम याद रखना, कालाहारी डेजर्ट के साथ लोकेटेड है। तो डी इज द करेक्ट चॉइस। कालाहारी डेजर्ट इन तीनों ही नेशन में लोकेटेड है। देखिए नामीबिया, बोट्सवाना, साउथ अफ्रीका, इन तीनों नेशन में कालाहारी डेजर्ट लोकेटेड है। क्लियर। अगला सवाल, गल्फ ऑफ बोथनिया। देखिए एक वाटर बॉडी है गल्फ ऑफ बोथनिया, इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग नेशन। इनमें से कौन कौन से नेशन के बीच में गल्फ ऑफ बोथनिया लाया करता है। ऑप्शन हमारे पास स्कैंडिनेवियन चारों हैं, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड एंड एस्टोनिया। ये 4 ऑप्शन हमारे में दे रखे। एस्टोनिया इसमें से क्या है, बाल्टिक नेशन। बाकी कौन से नेशंस हैं, स्कैंडिनेवियन नेशन। बाल्टिक नेशन 3 है, एस्टोनिया का नाम दिया हुआ है। एक नेशन है लैटविया, एक नेशन है लुथेनिया। बाल्टिक नेशन के साथ एक वाटर बॉडी लगती है जिसका नाम है बाल्टिक सी। सैलिनिटी वाइज बाल्टिक सी इज वन ऑफ द वेरी लेस सलाइन वाटर बॉडी। नियरली फ्रेश वाटर की सैलिनिटी होती है 6 पार्ट पर 1000, उतनी ही बाल्टिक सी की सैलिनिटी। चलिए उत्तर दीजिए, नॉर्वे, स्वीडन एंड फिनलैंड। और यूपीएससी ने लास्ट ईयर मेंस में क्या पूछा, एक जियोमॉर्फोलॉजिकल फीचर होता है फजोर्ड। ये जो फजोर्ड है इस पे मेंस में सवाल आया है यूपीएससी के, और ये सवाल बाल्टिक नेशन से रिलेटेड होता है क्योंकि नॉर्वे और स्वीडन की जो कोस्ट लाइन है इट इज इंडेंटेड कोस्ट लाइन। इंडेंटेड कोस्ट लाइन, इसके ऊपर ये सवाल आया हुआ था। देखिए इसमें से सही उत्तर देखो, गल्फ ऑफ बोथनिया 2 नेशन के बीच में है, एक है फिनलैंड, दूसरा है स्वीडन। नॉर्वे और एस्टोनिया इसके पार्ट नहीं है, तो 2 और 4 को निकाल दो, तो 2 और 4 निकल गए, 1 और 3, सी इज द राइट चॉइस। फिनलैंड और स्वीडन, डायग्राम के माध्यम से ज्योग्राफी को समझने का प्रयास करेंगे। देखिए गल्फ ऑफ बोथनिया बिटवीन स्वीडन एंड फिनलैंड, यहां पे है सबसे पहला नॉर्वे, तो नॉर्वे से दूर है। यहीं पे देखिए बाल्टिक सी, इसी बाल्टिक सी के 3 नेशन एस्टोनिया, लैटविया, लुथेनिया, तीनों नेशन को बोला जाता है बाल्टिक नेशन। याद रख लीजिए, ऐसी एक वोकैबुलरी है जिसको बोला जाता है बाल्कन नेशन। बाल्कन के माउंटेन्स हैं, उनके नाम पे बाल्कन नेशंस का नाम रखा गया है। जो छोटे छोटे कई सारे नेशंस का समूह है, जैसे सर्बिया, हर्जेगोविना, बोस्निया, इन सारे नेशंस को बोला जाता है बाल्कन नेशन।
इसी से अंग्रेजी का एक शब्द आया बाल्केनाइजेशन, मींस खंडों में विभाजित हो जाना। जब देश 1947 में आजाद हुआ तो अंग्रेज बोल के गए कि सून इंडिया विल बी बाल्केनाइज्ड। दैट मींस कि इंडिया इतनी ज्यादा छोटी छोटी कल्चरल यूनिट है कि यूरोप की तरह इंडिया अखंड जो है अखंड तौर पे नहीं रह पाएगा और ये खंडित हो जाएगा। तो हमने उस टाइम पे नारा दिया यूनिटी इन डाइवर्सिटी, अखंड भारत रहेगा इतनी डाइवर्सिटी विविधता होने के बावजूद भी। तो ये कुछ एक टर्मिनोलॉजी है जो हम लोग रेगुलरली इस्तेमाल करते हैं। चलिए अगला सवाल देखिए। अब सवालों के ऊपर आपकी क्या हेल्प होगी, ये पीपीटीज आपके साथ शेयर की जा रही है हमारे टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर सिविल स्टेप आईएएस, जिसका नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। वहां से जो है आप इन पीपीटीज को डाउनलोड कर लीजिए। बहुत अच्छे सवाल है यूपीएससी के, इनमें से कुछ एक पीवाईक्यूज है, वो भी आप लोगों के लिए यूजफुल रहेंगे। उसी के साथ एक चीज का आप लोगों ने ध्यान रखना है इसी सारी चीज के बीच में कि अभी हमारी ऐप में कई सारे बच्चे बोल रहे थे कुछ एक प्रॉब्लम आ रहा है कि नए एंड्रॉइड वर्जन पे डाउनलोड नहीं हो रही है। ऐप के बग को फिक्स कर दिया गया है, अब वो नए वर्जन में भी डाउनलोड हो पाएगी। चलिए लोकेशनल एस्पेक्ट का क्वेश्चन सन 2013 में इक्वेटर, अभी तक सारे तीसरा क्वेश्चन है जो लोकेशन के ऊपर आ रहा है। तो यूपीएससी और पीपीएससी का बहुत पेट पैटर्न है कि लोकेशन के ऊपर जरूर क्वेश्चन पूछते हैं। क्वेश्चन बिल्कुल आसान नेचर का और इसी से मिलते जुलते 3 सवाल ऑलरेडी पूछ चुका है। तो हमने जब अपने सेशन आप लोगों को पढ़ाने तो इस चीज को नजर में रखना है कि कैसे सवाल पहले पूछे जा सके, उसी लाइन ऑफ थॉट में सवालों को प्रैक्टिस ज्यादा करवाएंगे। इक्वेटर डज नॉट पासेस थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग नेशन, कोलंबिया, ब्राजील, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, बोलिवियन, एंगोला। इनमें से कौन से देश से इक्वेटर पास नहीं हो रहा? हम लोगों को याद रखना है इक्वेटर कितने 13 नेशन से इक्वेटर पास हो रहा है, तो हमें सारे नेशन के नाम पता होने चाहिए। आप लोगों के लिए होमवर्क जो ऑलरेडी आया हुआ सवाल है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कौन से नेशन से पास हो रहा है? इक्वेटर कौन कौन से नेशन से पास हो रहा है? कैप्रिकॉन कौन कौन से नेशन से पास हो रहा है? ग्रीनविच मेरिडियन जो प्राइम मेरिडियन है वो कौन कौन से नेशन से पास हो रहा है? ऐसे ही एक सवाल, आर्टिक काउंसिल कौन कौन से नेशन से, आर्टिक सर्कल कौन कौन से नेशन से पास हो रहा है? तो ये 5 सवाल और इनमें से 2 सवाल ऑलरेडी आ चुके हैं पंजाब के अंदर। तो ऐसे ही नेचर का सवाल देखिए, इसमें से सही उत्तर ढूंढने का प्रयास कीजिए। इसमें से देखिए इक्वेटर पास हो रहा है कोलंबिया से, ब्राजील से, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो से। वो कह रहा है किसमें से पास नहीं हो रहा? केवल 2 कंट्री हैं जिनमें से पास नहीं हो रहा, डेट इज बोलिवियन, अंगोला जो कि अफ्रीका का एक नेशन है, नाबीब डेजर्ट यहीं इसके थोड़ा सा नीचे है। तो डी इज द राइट आंसर, 4th एंड 5th यही 2 ऐसे नेशन है जहां से इक्वेटर पास नहीं हो रहा है। तो डी इज द राइट चॉइस। एग्जांपल के तौर पे देख लेते हैं, ये इक्वेटर है, अलग अलग नेशन से पास हो रहा है। देखिए कोलंबिया से पास हो रहा है, इक्वेडोर से पास हो रहा है, ब्राजील से पास हो रहा है, तो 3 नेशन से पास हो रहा है। इसकी एब्रीविएशन क्या है? BEC, ये इसकी एब्रीविएशन है। उसके बाद देखिए गैबन, उगांडा, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, सोमालिया और कीनिया, यहां से इक्वेटर पास हो रहा है। अंगोला यहां कहीं पर है, बोलिविया ये रहा बोलिविया यहां से, तो यहां से पास नहीं हो रहा। तो आपने ये 13 नेशंस को याद रखना है जहां से इक्वेटर पास हो रहा है। तो एशियन नेशंस को याद रखो जिसमें से मालदीव्स है, इंडोनेशिया है और किरिबाती है, राइट। सेंट्रल अफ्रीकन नेशन है किरिबाती, सॉरी ऑस्ट्रेलियन ओशिनिया का पार्ट है किरिबाती, जो कि माइक्रोनेशिया का एक हिस्सा माना जाता है। क्लियर? चलिए अगला सवाल, अगेन लोकेशनल ज्योग्राफी 2013। देखो 2013 से 4 सवाल आए लोकेशन के ऊपर। चौथा सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट सेपरेट एशियाटिक टर्की फ्रॉम यूरोपियन टर्की? इन दोनों को विभाजित करने वाला कौन सी वाटर बॉडी? स्ट्रेट को कैसे डिफाइन करते हैं? स्ट्रेट हैज बीन डिफाइंड एज अ नैरो एंड शैलो वाटर बॉडी। नैरो एंड शैलो इसकी परिभाषा है, ना ज्यादा चौड़ी होगी ना गहरी होगी। नैरो एंड शैलो वाटर बॉडी कनेक्टिंग टू लार्जर वाटर बॉडी, टू लार्जर वाटर बॉडीज, कनेक्टिंग टू लार्जर वाटर बॉडीज, ये इसकी परिभाषा है। नैरो एंड शैलो वाटर बॉडी कनेक्टिंग टू लार्जर वाटर बॉडीज। और इसी के लिए यहां पे सही उत्तर क्या है? बॉस्फोरस स्ट्रेट एक ऐसा स्ट्रेट है जो टर्की के बीचों बीच में से निकलता है। बॉस्फोरस स्ट्रेट सी ऑफ मरमरा को कनेक्ट कर रहा है, सी ऑफ मरमरा को कनेक्ट कर रहा है ब्लैक सी के साथ। तो इन दोनों की कनेक्टिंग वाटर बॉडी का नाम है बॉस्फोरस स्ट्रेट। तो बी इज द राइट आंसर, बॉस्फोरस स्ट्रेट। देखिए डायग्राम के माध्यम से, ये देखिए टर्की सी ऑफ मरमरा को कनेक्ट कर रहा है ये छोटी सी वाटर बॉडी बॉस्फोरस स्ट्रेट विद द ब्लैक सी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यूपीएससी का आया हुआ सवाल, ये देखिए इस्तांबुल के पास में से सी ऑफ मरमरा और बॉस्फोरस स्ट्रेट कनेक्ट कर रहा है ब्लैक सी को। क्लियर? ऐसे ही देखिए एक आपके लिए इंफॉर्मेशन ये भी इंपॉर्टेंट है, कर्च स्ट्रेट, स्ट्रेट ऑफ कर्च, ये कनेक्ट कर रहा है एक वाटर बॉडी जिसका नाम है अजोव सी को ब्लैक सी के साथ। और क्रीमियन पेनिनसुला, यहां पे एक पोर्ट है सेवेस्तोपोल जो रशिया को बहुत ही इंपॉर्टेंट था रशिया के ट्रेड वाइज, राइट। चलिए अगला सवाल, लोकेशनल एस्पेक्ट सन 2015 का सवाल। अब देखो 13 से 4 सवाल आए, अब हम आगे 2015 में।
इनमें से कौन से कंट्री हैं जिनमें से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पास हो रहा है? अभी डिस्कस किया था हमने और बताया था मैंने, 2 सवाल इसमें से है। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कौन से नेशन से पास हो रहा है? ऑस्ट्रेलिया, नामीबिया, ब्राजील एंड चाइल्ड। ब्राजील अकेला एक नेशन है, इसको याद रखना, जिसमें से इक्वेटर भी पास हो रहा है और कैप्रिकॉर्न भी पास हो रहा है। तो ब्राजील तो है ही इसमें से, तो इसमें से कहां से पास नहीं हो रहा? तो ब्राजील से पास हो रहा है, ऑस्ट्रेलिया के तो बिल्कुल बीचों बीच में से, अगर ऑस्ट्रेलिया की शक्ल बनाए तो बिल्कुल बीचों बीच में से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पास हो रहा है, तो ऑस्ट्रेलिया भी इसका पार्ट नहीं होना चाहिए। तो ए और 1 और 3 को हटा दो, तो 1 और 3 को हटाते ही आपके पास जो ऑप्शन बचेगा, देखिए ऑस्ट्रेलिया से पास किससे पास नहीं हो रहा, तो 1 को हटा दो, 1 को हटाते ही आपके पास क्या ऑप्शन बचेगा? बी। इसमें ब्राजील नहीं होना चाहिए था, ऑप्शन इसमें थोड़ा सा गड़बड़ दे रखे। 2 and 4 आर सपोज टू बी द राइट आंसर। किस में से पास? अच्छा, ओहो मैंने गलत पढ़ा, माय मिस्टेक। डज द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस, कैप्रिकॉर्न पासेस, चारों में से ही पास हो रहा है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, तो इसमें से क्या आएगा? द राइट आंसर विल बी डी, विल बी द राइट आंसर। चारों में से पास हो रहा है। एक एग्जांपल के तहत देखते हैं, ये देखिए, ये चारों नेशन है जहां से, देखिए ब्राजील, चाइल्ड, अर्जेंटीना, उरुग्वे, है ना, पैराग्वे, और यहां पे देखिए नामीबिया जो ऑप्शन में था, साउथ अफ्रीका, बोट्सवाना, मेडागास्कर, तंजानिया, और उसके बाद आप देखोगे ऑस्ट्रेलिया। तो इन सारी जगहों से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पास हो रहा है। इंपॉर्टेंट है। तो हमने क्या करना है, जो मैंने लिख के दिया था पांचों, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कैप्रिकॉर्न, इक्वेटर, आर्टिक सर्कल, ग्रीनविच मेरिडियन, इन पांचों को याद कर लो। इनमें से इस बार भी क्वेश्चन आने की उम्मीदें ज्यादा रहेगी। चलिए अब आते हैं, अभी तक हमने लोकेशनल ज्योग्राफी को किया, अब हम मूव करें लोकेशनल ज्योग्राफी से बाहर निकल रहे हैं। अब इंडिया की ड्रेनेज सिस्टम से जब सबसे ज्यादा सवाल आए थे, सबसे नंबर पे सबसे ज्यादा सवाल किससे है? लोकेशन से। सेकंड नंबर पे किस पे है? ड्रेनेज के ऊपर। तो हमने पीसीएस एग्जामिनेशन से ये देखना है कि अच्छा सिलेबस में तो 50 चीजें दे रखी हैं, लेकिन ये 10 चीजें हैं जिससे तकरीबन हर साल सवाल आए, उन 10 पे ज्यादा फोकस डालेंगे। यही होता है तैयारी को मोल्ड करना अकॉर्डिंग टू द डिमांड ऑफ द एग्जामिनेशन। उसमें देखिए 4 रिवर वैलीज हैं, उसको हम लोगों ने मैप करना है उनके करस्पॉन्डिंग स्टेट से। उदाहरण के तौर पे जोहर वैली, जोकुजू वैली, नुब्रा वैली, पार्वती रिवर आपको पता ही है, जो कि हिमाचल प्रदेश की एक रिवर है। तो हिमाचल प्रदेश में नुब्रा वैली, नुब्रा आप लोगों को पता ही है, जम्मू एंड कश्मीर के अंदर नुब्रा वैली, जो कि ट्रांस हिमालयस का एक पार्ट है, काराकोरम रेंज का एक पार्ट है, तो जम्मू एंड कश्मीर इसका उत्तर होगा। जोकुजू वैली नागालैंड का एक पार्ट है, ऐसे ही जोहर वैली उत्तराखंड का एक पार्ट है। तो देख लीजिए 1 का ए, बी का 4, 1 का ए, बी का 4, ए की ऑप्शन निकल रहा है ऑप्शन नंबर सी। यहीं से आपका उत्तर निकल गया, सिंपल। तो ये ड्रेनेज से सवाल, तो ड्रेनेज से कुछ एक पेट क्वेश्चंस होंगे, मैं बता दूंगा आपको जब मैं पढ़ाने वाला हूं, तो वहां से आपको आइडिया आ जाएगा किस तरह से ड्रेनेज से सवाल आते हैं। उसके बाहर सवाल आएगा नहीं। एक और सवाल पंजाब के अंदर पूछा गया, जिसमें इन्होंने बोला है कि 4 रिवर दे रखी है और इनके एंशिएंट नेम बताने हैं। एंशिएंट नेम या इनका एक और नाम होता है वैदिक नेम। वैदिक नेम इंपॉर्टेंट रिवर है, आप लोगों ने पढ़ा ही होगा जिसने तैयारी करी हुई है। तो देखिए पौरुषणी, रावी रिवर को क्या बोला जाता है? पौरुषणी। बी का 3 ऐसे ही इजीली सॉल्व हो रहा है, बी का 3 बोलते ही ये दोनों ऑप्शन अपने आप ही ऑब्सोलीट हो गए। ऐसे देखिए वितस्ता, चेनाब को क्या बोला जाता है, रावी को क्या बोला जाता है, ये सारे इनके पेट नेम्स है, राइट। तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर हियर। तो सी ऑप्शन के हिसाब से देखिए कि ब्यास रिवर हैज बीन कॉल्ड एज विप्सा, राइट। ऐसे देखिए डी क्या कहते हैं, झेलम रिवर हैज बीन कॉल्ड एज वितस्ता। तो ये सारे इनके एंशिएंट नेम है। जैसे इंडस को सिंधु बोलते हैं, तो हमने इनके एंशिएंट नेम जो वैदिक नदियां हैं, क्योंकि वैदिक टाइम पे जो सिविलाइजेशन है वो मेजरली पंजाब प्लेन्स के ऊपर है। ऋग्वेदा में जो सिविलाइजेशन है वो पंजाब प्लेन्स के ऊपर ही ऋग्वेदा लिखा गया है। तो इन्हीं प्लेन्स की ये नदियां हैं जिनका वर्णन किया गया है। ये डिटेल में सारी अलग अलग इंडिया की नदियां हैं जिनके अलग अलग वैदिक नेम हैं। जैसे अभी मैंने बोला झेलम हैज बीन कॉल्ड एज वितस्ता, चेनाब हैज बीन कॉल्ड एज असिकनी, रावी हैज बीन कॉल्ड एज पौरुषणी, ऐसे ही ब्यास, विप्सा, सतलुज, शत्रुद्री, ये इसके नाम हैं। तो ये इनके एंशिएंट नेम हैं जो हम लोगों के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। क्लियर हुई बात। अगला सवाल ड्रेनेज सिस्टम से ही है। 2013 में देखो 3 सवाल ड्रेनेज से आए हैं। तो तीसरा सवाल देखिए, रिवर ब्यास ओरिजिनेट फ्रॉम बोरासू पास इन किन्नौर डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। पांडो रिजर्वायर एंड पोंग डैम आर बिल्ट ओवर दिस रिवर, इट जॉइन सतलुज एज हरि के पतन। तो 3 ऑप्शन इसके अंदर से दिए हैं और पूछा इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ठीक नहीं है। तो देखिए इसमें से कौन सा स्टेटमेंट ठीक नहीं है। रिवर ब्यास जो है वो किन्नौर डिस्ट्रिक्ट से ओरिजिनेट नहीं हो रही है, तो पहला ऑप्शन ही इनकरेक्ट है। बाकी के दोनों ऑप्शन बिल्कुल ठीक दे रखे हैं, राइट। तो ब्यास जो है वो किन्नौर से नहीं स्टार्ट हो रही है, बस यही इसका था। कुल्लू हिल्स के पास से
ब्यास रिवर ओरिजिनेट होती हुई देखने को मिलती है। तो ब्यास रिवर देखिए रोहतांग पास के पास में कुल्लू हिल से जो है स्टार्ट होती है, हरी के पतन में एंड होती है और उसके बाद ये सतलज के अंदर मर्ज हो जाती है। बिपसा इसका एंशिएंट नेम है। तरन तारण डिस्ट्रिक्ट पता ही आपको, तरन तारण डिस्ट्रिक्ट में जाके हरी के पतन वहां पे मिलता है, वहां पे बराज में जाके ये मर्ज हो जाती है, राइट। तो ये सारी छोटी छोटी इंफॉर्मेशन के ऊपर क्वेश्चन आए। फिर से देखिए ड्रेनेज में 2013 के अंदर ही चौथा सवाल देखिए 2013 के अंदर 3 सवाल लोकेशन से, 4 सवाल ड्रेनेज से। तो इसका मतलब क्या ये दोनों एरियाज इंपॉर्टेंट है, आगे भी है, आगे भी इनमें से सवाल आएंगे। इन कावेरी रिवर वाटर डिस्प्यूट द डिटर्मिनेशन ऑफ द शेयर ऑफ वाटर ऑफ रिवर कावी इज रिगार्डिंग विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट और यूटी। कावेरी वाटर डिस्प्यूट बहुत पॉपुलर डिस्प्यूट है, जैसे सतलज यमुना लिंक कैनाल है वो एक पॉपुलर है, तो वो भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपके लिए। तो कावेरी वाटर डिस्प्यूट में कौन कौन सी स्टेट पार्टीज हैं, मतलब कौन से स्टेट पार्टिसिपेट करते हैं। अगर कावेरी रिवर को देखा जाए ब्रह्मगिरी हिल से पैदा होती है जो मैसूर के पास में है कर्नाटका में। तो कर्नाटका इसके एक डिस्प्यूट का पार्ट है, तमिलनाडु इसके डिस्प्यूट का पार्ट है, केरला इसके डिस्प्यूट का एक पार्ट है, और यहीं पे पुडुचेरी से भी इसकी कुछ ट्रिब्यूटरी निकल कर आ रही है जो कि माहे, पुडुचेरी का एक सिटी है माहे जो केरला के अंदर है, वहां से भी इसकी ट्रिब्यूटरी निकल के आ रही है। तो आगे के लिए भी याद रखना कावेरी वाटर डिस्प्यूट के अंदर 4 लोग हैं, एक तमिलनाडु, एक कर्नाटका, एक केरला और एक माहे पुडुचेरी का। तो पुडुचेरी इटसेल्फ इज अ पार्ट ऑफ डिस्प्यूट। तो इन चारों के अलावा कोई भी ऑप्शन है उसको बाहर करो, आंध्र प्रदेश का कोई लेना देना नहीं है कावेरी से, आंध्र प्रदेश को हटा दो, 4th हटाते ही आपका उत्तर ठीक हो जाएगा। केरला, पुडुचेरी और कर्नाटका इसका सही उत्तर है। तो बी इज द राइट चॉइस, बी इज द राइट चॉइस। तो सिंपल सवाल आए हुए हैं, तो हमने क्या करना है, इन्हीं सवालों के मुताबिक अपनी तैयारी को मोल्ड कर लेना है। ये कावेरी वाटर डिस्प्यूट में ये 4 स्टेट्स हैं और एक 3 स्टेट है, एक यूटी है, उसका वर्णन किया गया है। चलिए अगला ड्रेनेज ऑफ इंडिया से 2015 का सवाल, बहुत आसान सवाल। बघलियार प्रोजेक्ट कौन सी नदी के ऊपर है। हमारे पास इंडस वाटर ट्रीटी आप लोगों ने पढ़ना ही है, आपके मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है, इंटरव्यू में भी इससे पूछा जाएगा। इंडस वाटर ट्रीटी IWT इसको बोला जाता है, इसको आपने डिटेल में पढ़ना होता है, इंटरव्यू के लिए भी, मेंस के लिए भी, प्रीलिम्स के लिए। IWT के हिसाब से हमारे पास कुछ नदियां हैं, जैसे इंडस है वो लद्दाख से होती हुई चली जाती है पाकिस्तान के अंदर, फिर हमारे पास झेलम है जो श्रीनगर से निकलती है, फिर हमारे पास चेनाब है जो कि हिमाचल में चंद्रभागा से पैदा होती है और जम्मू से होते हुए निकल जाएगी चेनाब, और उसके बाद आती है रावी नदी जो पठानकोट डिस्ट्रिक्ट से होते हुए आगे की तरफ निकल जाती है और चंबा से ये अराइज होती है रावी नदी। तो यहां तक हमने ज्यादा प्रोजेक्ट नहीं लगाए, हमने ज्यादा प्रोजेक्ट चेनाब से लगाने शुरू किए। तो चेनाब में ये बघलियार प्रोजेक्ट है। चेनाब के अंदर और 2 इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट कौन से हैं, दुलहस्ती और सलाल, ये 2 और प्रोजेक्ट इंपॉर्टेंट चेनाब के लिए, क्योंकि जम्मू के अंदर बिजली पैदा करनी थी और इरिगेशन फैसिलिटी हम लोगों ने देनी थी, तो इसलिए चेनाब रिवर में हम लोगों ने ये सारे प्रोजेक्ट्स लगाने शुरू किए हैं। तो देखिए ए इज द राइट चॉइस। अगले ही साल सवाल 2018 में ड्रेनेज से फिर से चेनाब रिवर को पूछा गया और पूछा बघलियार हाइड्रो प्रोजेक्ट हैज बीन डेवलप्ड ऑन रिवर चेनाब। क्या ये स्टेटमेंट ठीक है कि गलत है? बिल्कुल ठीक है, अभी हमने पढ़ी। दुलहस्ती हाइड्रो प्रोजेक्ट हैज बीन डेवलप्ड ऑन रिवर झेलम, बिल्कुल गलत बात, झेलम में नहीं है, झेलम के प्रोजेक्ट अलग हैं। ऐसे ही सलाल, ये तीनों ही प्रोजेक्ट किसके हैं, चेनाब के हैं, तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। रावी का प्रोजेक्ट आप लोगों को पता ही है, चमेरा, रंजीत सागर डैम ये रावी रिवर के ऊपर है। तो ये दोनों में बस पहली स्टेटमेंट जो है करेक्ट है, बाकी की स्टेटमेंट्स इनकरेक्ट है। तो ए इज द राइट चॉइस। तो देखिए सिंपल सवाल आए हुए ड्रेनेज से, तो अगर हम ड्रेनेज को अच्छे स्तर पे पढ़ के जाएंगे तो हम इन सवालों को कर पाएंगे। देखिए बघलियार के बारे में दे रखा है, सलाल के बारे में दे रखा है, दुलहस्ती के बारे में दिया हुआ है। क्लियर? चलिए अगला, ये 2018 का सवाल जो कि अच्छे स्तर का सवाल था। मध्य प्रदेश में श्री राम सागर रिजर्वायर है, बिल्कुल गलत। श्री राम सागर रिजर्वायर कृष्णा नदी के ऊपर बना हुआ रिजर्वायर है। आंध्र प्रदेश में बारगी डैम है, तमिलनाडु में शोलायार डैम है। तो इनमें से पूछा गया यूपीएससी स्टाइल का क्वेश्चन, कौन से पेयर जो है बिल्कुल ठीक है। तो इसमें से बारगी डैम जो है यहां पे नहीं है, बारगी डैम अभी मेरे दिमाग से स्किप हो गया कि कहां पर है। तो मध्य प्रदेश वाला श्री राम सागर बिल्कुल नहीं है, ये आंध्र प्रदेश के अंदर कृष्णा रिवर के ऊपर बना हुआ प्रोजेक्ट है। ऐसे ही आंध्र प्रदेश में बारगी डैम नहीं है, तमिलनाडु के अंदर शोलायार रिजर्वायर बना हुआ है, राइट। तो इन तीनों में बस थर्ड स्टेटमेंट जो है करेक्ट दे रखिए। अगला क्वेश्चन, भारत के ही अब लोकेशनल एस्पेक्ट में देखेंगे कौन कौन से सवाल आए। पहले हमने वर्ल्ड लोकेशन किया, अब भारत की लोकेशनल एस्पेक्ट देखो। 2013 का पूछा हुआ सवाल, एडम्स ब्रिज या जिसको बोला जाता है भारत में राम सेतु, इनमें से कहां से स्टार्ट होता है। अब हमें पता है इंडिया के नीचे एक आइलैंड है जिसका नाम है पंबन आइलैंड। इस पंबन आइलैंड के अंदर एक जगह है बहुत पॉपुलर, रामेश्वरम। रामेश्वरम जगह
जो है इस पम्बन आइलैंड में है, जो कि तीर्थ स्थल है। विवेकानंद वहां पे गए, श्री राम जी ने वहां पे पूजा करी और वहीं के बाद से फिर इन्होंने ब्रिज बनाना शुरू किया। और लास्ट पॉइंट इस पम्बन आइलैंड का नाम है धनुष कोडी। इतना डिटेल में हम नहीं पढ़ते। धनुष कोडी, इस धनुष कोडी के अंदर से ये एडम्स ब्रिज, राम सेतु स्टार्ट होता है और मन्नार तक होता हुआ जाता है। तो धनुष कोडी वो लास्ट पॉइंट है जहां से राम सेतु स्टार्ट होता है। तो राम सेतु रामेश्वरम से नहीं शुरू होता, धनुष कोडी से शुरू होता है, राइट। ये सवाल पूछा गया, तो ए इज द राइट चॉइस है। देखिए ये एटलस का डायग्राम, ये देखिए ये पम्बन आइलैंड, यहां पे देखिए रामेश्वरम, और इसी रामेश्वरम जो एक जगह का नाम है देखिए यहां पर है, पम्बन आइलैंड का लास्ट टिप इज धनुष कोडी। इस धनुष कोडी से एडम्स ब्रिज, राम सेतु स्टार्ट होता है जो मन्नार आइलैंड तक होता हुआ श्रीलंका का जाता है। क्लियर हुई बात? चलिए अगला सवाल, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया में कौन कौन से राज्य से पास होता है? देखो तो तीनों के ऊपर क्वेश्चन है, कैप्रिकॉर्न, कैंसर। अब इंपॉर्टेंट क्या है? काउंसिल और ग्रीनविच मेरिडियन। देखो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहां से पास हो रहा है? गुजरात से पास होता है, झारखंड से पास होता है, असम से पास नहीं होता, मिजोरम से पास होता है। तो इंडिया के 8 स्टेट हैं जहां से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होता है। तो इसमें से असम को निकाल दो। तो जैसे ही आप 3 को हटाते हैं, 3 गया, तो 1, 2 एंड 4 इज द राइट चॉइस। तो ए इज द राइट चॉइस। गुजरात, झारखंड एंड मिजोरम इज द राइट चॉइस। तो इंडिया में से देखेंगे, देखिए मैप के जरिए इन 8 स्टेट से, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, मिजोरम एंड त्रिपुरा, इन 8 राज्यों से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होता हुआ निकलता है भारत में। आपने ग्लोबल लेवल पे देखना है कि कौन कौन से नेशन से, 16 नेशन है जिससे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होता है, उन सबकी लिस्ट आप लोगों ने बना लेनी है। अगला सवाल, लोकेशनल एस्पेक्ट, इंडिया का ज्योग्राफिकल सेंटर या 0 माइल सेंटर किसको बोला जाता है? कि अगर इंडिया को नॉर्थ और साउथ में डिवाइड किया जाए तो कौन सी वो लाइन है जो बिल्कुल केंद्र से निकलेगी? द सिटी इज सिटी ऑफ नागपुर, जो भारत के केंद्र में स्थित है। तो सिटी ऑफ नागपुर को जो बोला जाता है 0 माइल सेंटर। Which of the following city is called 0 mile center? तो नागपुर has been called as 0 mile center। देखिए ये एक जो है महाराष्ट्र टूरिज्म ने 0 माइल का एक लैंडस्टोन भी बना, बेंचमार्क भी बना रखा है, लैंडमार्क बना रखा है, और वहां पे जो है ये चीजें लिखी गई है। क्लियर हुई बात? चलिए अगला सवाल, लोकेशनल एस्पेक्ट, थाल घाट। भारत के अंदर वेस्टर्न घाट के अंदर कुछ घाट्स हैं, गैप्स हैं। एक है थाल घाट, बोर घाट जो पुणे और मुंबई को जोड़ता है, ऐसी थाल घाट जो नासिक और मुंबई को जोड़ता है, ऐसी पाल घाट जो कि पलक्कड़ को कोयंबटूर से जोड़ने का काम करता है, ऐसे ही शैनगोट्टा गैप जो कि मदुराई को त्रिवेंद्रपुरम से जोड़ता है। चारों के नाम लिख लीजिए। तो इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज कसार घाट। इट इज लोकेटेड इन मैकल रेंज, बिल्कुल नहीं वेस्टर्न घाट पे। तो सेकंड ऑप्शन इनकरेक्ट। सेकंड को इनकरेक्ट करते ही आपका सही उत्तर निकल जाता है सी इज द राइट चॉइस। ये कसार घाट भी बोला जाता है। यहां पे एक रेलवे लाइन बिछाई गई है, बिल्कुल ठीक बात है। तो यहां पे एक रेलवे लाइन है जो नासिक को मुंबई से जोड़ने का काम करती है। तो 1 और 3 इज द राइट चॉइस। तो उसी के हिसाब से हमारा सी जो है सही उत्तर निकल के आता है। देखिए ये 4 घाट के नाम दे रखे, थाल घाट जो नासिक को मुंबई से जोड़ता है, भोर घाट जो पुणे को जोड़ता है, ऐसे ही आप देखोगे पाल घाट जो कि कोयंबटूर को, पलक्कड़ नाम का एक गांव है जो केरला के अंदर, उसको जोड़ता है, और यहां से भारतपुजा रिवर होकर गुजरती है जो केरला की सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर मानी जाती है, और ऐसी मदुराई को त्रिवेंद्रपुरम से जोड़ता है सैनगोट्टा गैप। तो ये 4 गैप्स हैं वेस्टर्न घाट में, इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखना है आपने। चलिए अगला सवाल, स्पेस या बेसिक्स ऑफ द अर्थ से पूछा गया सवाल कि सन जो है 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड कितने मिनट में पास करता है? तो हमारे पास क्या है कि सन जो है 24 घंटे में, 24 आवर्स के अंदर 360 डिग्री कवर करता है। 24 घंटे को मिनट में तोड़ दो, 24 इंटू 60 को 360 में करता है, तो मींस 60। तो 1 मिनट में कितना कवर करेगा? तो 60 डिवाइडेड बाय 24, तो सॉरी 6 डिवाइडेड बाय 24, 1/4 ऑफ एन आवर, दैट क्लोज टू कि जो है सन 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड 4 मिनट के अंदर कवर करता है। तो 15 चक्को 60, तो 4 मिनट के अंदर सन जो है 4 मिनट में 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड कवर करता है। तो डी इज द राइट चॉइस, डी इज द राइट चॉइस। तो 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड हर 15 मिनट में कवर कर लेता है। क्लियर हुई बात? चलो, assuming that the earth is a perfect sphere, 1 degree of latitude would cover approximately how much distance of the earth? कि 2 लैटिट्यूड के बीच के अंदर कितने डिस्टेंस रहता है? कॉन्जिक्यूटिव लैटिट्यूड के बीच में कितना डिस्टेंस है? यूपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कि 2 लैटिट्यूड के बीच में अगर 0 डिग्री है और 1 डिग्री है, इसके बीच में कितना डिस्टेंस होता है? द डिस्टेंस इज फिक्स, दैट कम्स आउट टू बी 111 किलोमीटर। 2 कॉन्जिक्यूटिव लैटिट्यूड के बीच का डिस्टेंस 111 किलोमीटर माना जाता है, और ये एक कांस्टेंट टर्म है कि 2 तमिलनाडु बोर्ड की किताबों में दिया हुआ है कि 2 लॉन्गिट्यूड के बीच का डिस्टेंस 111 किलोमीटर कंसीडर किया जाता है। एक और इंफॉर्मेशन लिखो, 2 लॉन्गिट्यूड के बीच का डिस्टेंस
दो लॉन्गिट्यूड के बीच का डिस्टेंस ओवर द इक्वेटर इज ऑल्सो 111 किलोमीटर। दो लॉन्गिट्यूड का इक्वेटर के ऊपर डिस्टेंस 111 किलोमीटर होता है। दिस डिस्टेंस कीप्स ऑन डिक्रीजिंग एज वी गो टुवर्ड्स द पोल्स। और धरती के ऊपर टोटल पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड, यूपीएससी 2001 का क्वेश्चन, 181 डिग्री पैरेलल, 181 पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड ड्रॉ किए जाते हैं पूरी धरती के ऊपर। क्लियर? चलिए अगला सवाल देखते हैं। कंसीडर, अब देखो रिसोर्सेज से क्वेश्चन, बहुत ज्यादा क्वेश्चन आए रिसोर्सेज से। 2013 का सवाल देखेंगे रिसोर्सेज से क्या है। 4 मिनरल्स दिए हुए और पूछा गया है कि कौन सा मेटल इन मिनरल से या इन ओर्स से निकलता है। जिन ओर से मिनरल्स को निकाला जाता है उन्हीं को ओर्स का दर्जा दिया जाता है। तो आयरन के लिए बोला साइडराइट, तो आयरन बिल्कुल साइडराइट से निकलता है। इसमें पूछा कि कौन सा मैच नहीं करता, तो फर्स्ट तो मैच करता है, तो फर्स्ट को हटा दो ऑप्शन में से। उसके बाद बोला कॉपर कैलामाइन से निकलता है, कॉपर कैलामाइन से नहीं निकलता है, चारकोकाइट से निकलता है। जिंक सल्फेराइट से निकलता है, बिल्कुल सल्फेराइट से निकलता है। तो हमारे पास जो ऑप्शन है जो इनकरेक्ट है उसके बारे में बोला गया है, तो हमारे पास 1 और 2 जो है इनकरेक्ट दिया हुआ है, तो दिस इज द राइट चॉइस 1 और 2। तो ये दोनों इनकरेक्ट है कि, है ना, तो इसके लिए पूछा गया कि कौन से इनकरेक्ट दिए गए हैं। राइट, देखिए ये सारी ओर्स के बारे में दिया हुआ है, अलग अलग ओर्स। देखिए कॉपर का चारकोलाइट से निकलता है कॉपर, तो इनकरेक्ट दे रखा है। आयरन के लिए देखिए, तो ये सारी अलग अलग ओर हम लोगों को देके रखी हुई है, तो ये आप लोगों ने पढ़ना ही है, इंपॉर्टेंट है आपके पेपर के लिए। जैसे बॉक्साइट के लिए बोला जाता है कि बॉक्साइट जो है एल्यूमिनियम निकलता है, जिंक सल्फेराइट यहां से निकलता है, तो इनमें से कौन से गलत दे रखे हैं। चलिए 2015 में फिर से देखिए रिसोर्सेज से क्वेश्चन। शेल, जैसे शेल इज अ नेचर ऑफ, अगर आप लोगों ने पढ़ा हो, शेल इज द नेचर ऑफ सेडिमेंटरी रॉक, और जो शेल गैस निकलती है इसी सेडिमेंटरी रॉक से निकलती है, इसलिए इसका नाम शेल गैस रखा गया। शेल फ्रॉम विच शेल गैस इज प्रोड्यूस इज अ टाइप ऑफ सेडिमेंटरी रॉक। बहुत बेसिक क्वेश्चन। ऐसी कोल इटसेल्फ इज अ सेडिमेंटरी रॉक, कोल भी सेडिमेंटरी रॉक है क्योंकि ये वुड डिपॉजिट से बना है। जो डिपॉजिशन से बनती है रॉक, सेडिमेंट वाइज बनती है, उसको सेडिमेंटरी रॉक का दर्जा दिया जाता है। तो सेडिमेंटरी रॉक इज द राइट चॉइस है। अगला सवाल रिसोर्सेज से है, 2018 का सवाल। रिसोर्सेज देखिए 13 में भी आया, 15 में भी आया, 18 से भी आया। 18 में देखिए ज्वार माइंस, यूरेनियम, खेतरी माइंस, पढ़ा होगा आपने इंडस वैली सिविलाइजेशन में कि खेतरी माइंस जो है कॉपर, अलवर के अंदर ये माइंस है खेतरी माइंस, जहां से कॉपर को निकाला जाता है। बालाघाट माइंस मैग्नीज, गलत, कॉपर निकाला जाता है। जाडूगुड़ा माइंस, यहां से यूरेनियम निकाला जाता है, और ये माइंस झारखंड की माइंस है, तो ये ऑप्शन भी इनकरेक्ट है। जैसे ज्वार माइंस यूरेनियम की माइंस है और ये राजस्थान के अंदर है, यूपीएससी ने भी पूछा गया सवाल, तो 1 और 2 इसमें से सही उत्तर है। ए इज द राइट चॉइस, कि ये दोनों ऑप्शन बिल्कुल ठीक दे रखे हैं कि ज्वार माइंस बिलोंग्स टू यूरेनियम और दे आर इन राजस्थान, वहां से यूरेनियम को एक्सट्रैक्ट किया जा रहा है। देखिए एग्रीकल्चर की डोमेन से क्वेश्चन, एग्रीकल्चर भी हर साल पूछा जा रहा है। क्वेश्चन है कॉपर क्रॉप लॉगिंग क्या होता है। लॉगिंग का मतलब क्या होता है, चीजों को लिख के रख लेना, लॉग बना के रख लेना, उनकी लिखा पढ़ी कर देना। क्रॉप लॉगिंग हैज बीन डिफाइंड एज द मेथड ऑफ कीपिंग रिकॉर्ड ऑफ प्रोग्रेस ऑफ क्रॉप एंड क्रॉप एनालिसिस फॉर मैक्सिमम यील्ड। सरकारी विभाग ये काम करता है, एग्रीकल्चर विभाग, वो क्या करेगा, सारे लॉग बना के रखेगा। तभी तो गवर्नमेंट को पहले टेंटेटिवली पता होता है कि कौन कौन सी क्रॉप लगाई जा रही है और इन क्रॉप की टोटल यील्ड कितने आने वाली, ताकि वो मैप करके रखेंगे। फूड सिक्योरिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है गवर्नमेंट के लिए। तो क्रॉप लॉगिंग जो है एक मेथड है जिसमें रिकॉर्ड रखे जाते हैं। तो सी इज द राइट चॉइस है। देखिए हर साल एग्रीकल्चर से क्वेश्चन आ रहा है। 2013 का क्वेश्चन, फिर से 2013 का क्वेश्चन पूछता है वीट कल्टीवेशन के लिए हम लोगों को कौन कौन सी क्लाइमेटिक रिक्वायरमेंट चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग क्लाइमेटिक रिक्वायरमेंट आर इंपॉर्टेंट फॉर द कल्टीवेशन ऑफ वीट। तो क्या इसको एक कूल ग्रोइंग सीजन चाहिए? बिल्कुल चाहिए। आजकल राबी में लग रहा है, जाड़ों के अंदर लग रहा है, नवंबर में वीट लगना आना शुरू कर देते हैं। इट रिक्वायर्स ब्राइट सनशाइन एट द टाइम ऑफ राइपनिंग, बिल्कुल इस टाइम पे धूप चाहिए, सनी वेदर चाहिए। इट रिक्वायर्स मोर देन 100 सेंटीमीटर ऑफ एनुअल रेनफॉल। नो, वीट इज अ ग्रास, grass can be grown in between 50 to 75 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल। तो वीट सेमी एरिड में भी लगाया जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इट कैन बी ग्रोन इन ऑल पार्ट ऑफ इंडिया। नो, ये साउथ में नहीं लगता है। वीट जो है नॉर्थ का फीचर है, मैक्सिमम महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश तक लगता है, उसके नीचे वीट नहीं लगता क्योंकि ठंडों में लगाया जाता है, साउथ इंडिया में ठंड नहीं आती है। तो ये पार्ट भी इनकरेक्ट है। तो 1 और 2 ही इसके सही उत्तर है। वीट के लिए ये दो क्लाइमेटिक रिक्वायरमेंट हमें देखने को मिलती है। और भारत में जिस वेरिएट का वीट लगाया जाता है इसको बोला जाता है, जाड़ों में लगता है ना, तो विंटर वीट बोला जाता है, सर्दियों में लगाया जाने वाला गेहूं, है ना। इस टाइम पे कणक लगाई जाती है तो इसको बोला जाता है विंटर वीट। क्लियर? तो ये जो है ये ऑप्शन गलत दे रखा है, ए इज द राइट चॉइस है। राइट, चलिए ये देखिए इसकी कुछ एक रिक्वायरमेंट बताई हुई है, उनको आप लोग देख लीजिएगा। 2013 में फिर से देखिए एग्रीकल्चर से आया हुआ क्वेश्चन, ट्रॉपिकल रीजन की इनमें से कौन कौन सी क्रॉप है। ट्रॉपिकल रीजन का, इक्वेटोरियल रीजन की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है? हाई रेनफॉल,
इक्वेटर पे क्या होता है, बारिश बहुत ज्यादा होती है, और दूसरा क्या होता है, हाई टेम्परेचर। तो हाई रेनफॉल और हाई टेम्परेचर जो है इक्वेटर का एक कैरेक्टर है। तो इसी के लिए कौन कौन सी क्रॉप है, रबड़, केरला इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ रबर इन इंडिया। कोकोआ इसी जगह पे होती है, घाना इज वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर। टी यहीं पे ही उगाया जाता है, हाई रेनफॉल, श्रीलंका इज द एग्जांपल। तो ऐसे कई सारे नेशन हैं जो टी प्रोडक्शन करते हैं। शुगर केन, इंडिया लास्ट ईयर 2014 में लार्जेस्ट प्रोड्यूसर बना है शुगर केन का। टी का इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर आफ्टर चाइना। तो ये सारी ही क्रॉप इक्वेटोरियल बेल्ट में उगाने वाली क्रॉप है, तो डी इज द राइट आंसर। तो डी इज द राइट आंसर। ये सारी हाई रेनफॉल हाई टेम्परेचर डिमांडिंग क्रॉप है, तो सारी इक्वेटोरियल एरियाज में लग सकती है, और भारत के अंदर भी ये हाई रेनफॉल जोन में ही लगाई जाने वाली क्रॉप्स है। क्लियर हुई बात? देखिए, तो डी इज द राइट चॉइस है। तो हमने क्या देखा कि 2013 से 2020 में कुछ एक एरिया से ज्यादा सवाल पूछे गए, तो आप लोगों ने उन एरियाज में ज्यादा फोकस करने। कौन कौन से आज लोकेट किया हमने, लोकेशनल एस्पेक्ट वर्ल्ड, लोकेशनल एस्पेक्ट इंडिया, एग्रीकल्चर ऑफ इंडिया, रिसोर्सेज ऑफ इंडिया, ये ज्यादा पूछे गए सवाल हैं। इनसे ज्यादा तैयारी लगेगी हमारी, क्योंकि इनमें से क्वेश्चन आएंगे तो हम उन्हें ज्यादा अच्छे से कर पाएंगे। पढ़ना सब कुछ है, इनमें ज्यादा एम्फेसाइज करके पढ़ना है, इस चीज को याद रखना है। ड्रेनेज ऑफ इंडिया, 5 एरिया मैंने लोकेट किए हैं जिसमें से सबसे ज्यादा सवाल पीसीएस एग्जामिनेशन में आए हैं, राइट। ऐसे ही बाकी फैकल्टी 16 के 16 फैकल्टी मेंबर अपने अपने सब्जेक्ट के पीवाईक्यू 4 साल के पढ़ के आएंगे और आपके लिए तैयार करेंगे, ताकि यू विल गेट टू नो कि किस तरह से पीसीएस एग्जामिनेशन का ओरिएंटेशन है। जैसे मैं बार बार बोल रहा हूं, एग्जामिनेशन स्ट्रेटेजी से निकलता है, रट्टा मारने से, रैंडम पढ़ने से पेपर नहीं निकलता है। हमने पहले भी अलग अलग जगहों पे रिजल्ट प्रोड्यूस करे हैं इसी स्ट्रेटेजी के तहत, और इस बार भी पंजाब के अंदर ऐसे रिजल्ट प्रोड्यूस किए जाएंगे, राइट। चलिए, थैंक यू एवरीवन।